और बच्चे कहाँ है? कहाँ है और बच्चे? बुला लो बेटा, बुला लो, उनको बुला लो। सर आगे। आयुष और आयुष चतुर्वेदी और तनिष्क बैठे हैं क्या? आयुष चतुर्वेदी और तनिष्क। आयुष चतुर्वेदी और तनिष्क। जिज्ञासु। आई कार्ड कौन लेगा भैया आपका? कौन सा आई कार्ड है तुम्हारे पास? शफलिंग से पहले का है ना? एक तो कल कॉपी सबमिट करानी है सबको, है ना? थर्सडे है कल। उसमें देखो लिस्ट में क्यों नहीं आया? अरे जिसका आया वो तो ले लो। अरे भैया बैठ जाओ जगह पे। हेलो। नीचे बैठ जाओ भैया। एक तो कल कॉपी लेके आनी है, होमवर्क कॉपी। है ना? कोई बच्चा नया आया है तो उसको समझा देना कैसे क्या लानी है। ये बच्चे नहीं आते क्या? मेरे को बता दो, एक मिनट, इनके कॉलिंग कराऊंगा मैं घर पे, क्योंकि अंशराज नहीं आता। कौन है अंशराज? हाथ खड़ा करके बता दो।
नहीं है। अथर्व मित्तल, अथर्व भी नहीं आता ना। आयुष चतुर्वेदी, आयुष चतुर्वेदी, गौतम कुमार, कौन है? आया है? कौन है? खुशी शर्मा, नहीं है ना बच्चे? कोमल सिंह जादौन, कृष्णा चतुर्वेदी आया क्या आज? माधव भारद्वाज, तो अटेंडेंस क्यों नहीं करता है? क्या नाम है तेरा? ठीक है, जाओ। गुड इवनिंग, बैठे बैठे सभी, बैठो सभी। हेलो, हेलो। हेलो। क्या था आज की क्लास का डिस्कशन, क्या है अपना? है? हेलो, हेलो, हेलो। क्या है आज का डिस्कशन? एचएलपी के क्वेश्चन निकाल लीजिए, एचएलपी। तो एचएलपी के क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 18 नंबर पूछ रहे हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए भाई। प्रिज्म है वो, इसकी एक इमेज ऊपर की तरफ बना देगा। तो इधर वाले के लिए ऑब्जेक्ट यहां ना होकर के ऊपर शिफ्टेड होगा। ये शिफ्ट होने वाला जो डिस्टेंस होता है, ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर ये डिस्टेंस डी है और ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, तो ये डी डेल्टा आता है। ऐसा कैसा एक पॉइंट नीचे की तरफ भी आएगा, O2, जो कि यहां से डी डेल्टा होगा। अब डेविएशन जो होता है इसके अंदर, वो होता है म्यू रिलेटिव -1 इंटू प्रिज्म एंगल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल हमको दे रखा है अल्फा 1.8 डिग्री और इफेक्टिव इंडेक्स 3/2। तो 3/2 -1 इंटू 1.8, तो ये आ गया 0.9 डिग्री। अब ये डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करने का रिवाज है ना, उसके बगैर डिस्टेंस नहीं आएगा। तो 0.9 डिग्री इंटू π/180, π/180 हो गया। तो ये 9/10, π/100 हो गया, π/200। तो π/200 आ गया एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, π/200। आ जाइए,
और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो π/20 आ गया। तो ये डिस्टेंस हो गया π/20 सेंटीमीटर। ये ऊपर π/20 π/20 नीचे। क्या यही किया? उसके बाद भी नहीं हुआ? अब हो गया। सीधा साधा सवाल था ये। और बताइए कोई सवाल। 19 में क्या आ रहा है? 19 में कोई दिक्कत आ रही है क्या आंसर में? नहीं आ रहा दिक्कत? सवाल किए नहीं इसलिए कोई दिक्कत नहीं आया। ये भी होता है, दिक्कत तभी होता है जब कुछ करेंगे। नाइनटीन। अब 19 को तुम बताओगे जैसा है ना? तुम्हारे वाला आंसर लेके आएंगे हम। हाँ, इसके आगे हो जाएगा ऐसा बन करके हमने छोड़ दिया। प्रिज्म से तो बना दिया, अब ये प्रिज्म भगा देंगे साइड में। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो मिरर का तो निकाल ही लोगे। मिरर का तो इमेज बनाना जानते हो ना, आगे तो कर ही लोगे। मैंने किया नहीं, बस उतना है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 times ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। Lens runs towards the object with speed u until the distance between them and its real image becomes 4f. If the image always forms a moving screen, express the velocity as a function of time. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को तो रेस्ट पे रख दिया, और ये शुरुआत का डायग्राम है। इसका फोकल लेंथ है और ये डिस्टेंस है 3f। ये t इक्वल टू 0 पर है, ये इसकी तरफ v स्पीड से भाग रहा है। अब हमको किसी t टाइम पर इसका स्क्रीन पे जो इमेज बनेगा, तो किसी t टाइम पर बताओ इस लेंस का पोजीशन क्या होगा। फाइनल नहीं पूछ रहा हूं, किसी टाइम पर पूछ रहा हूं, कहां पर होगा ये लेंस? यहां से vt चला जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 3f माइनस vt। तो इसका इमेज कहां बनेगा? यहां कहीं बनेगा मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस इमेज का मैं x मान लेता हूं। हमने कहा क्या ना, अब इमेज का कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे हम। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है। तो अब मुझको ये बता दो कि क्या लिखूं 1/v। v क्या जगह क्या लिखूं? v कितना है? x माइनस दिस होगा ना। अभी हम पूछ रहे हैं किसी t टाइम की, फाइनल तो सब आ जाएगा। t टाइम का बताओ। x माइनस 3f प्लस vt, ये आ गया। किसी टाइम t का आ गया नहीं, माइनस u कितना है? माइनस का हो जाएगा, तो vt माइनस 3f इक्वल टू 1/f। अब इसको सॉल्व करके x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। यही पूछा है ना। अब इमेज की वेलोसिटी चाहिए ना, तो dx/dt, ये जो आएगा ना, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, तो dx/dt वो स्क्रीन की वेलोसिटी हो जाएगी। एक ये तरीका है। अगर इमेज की वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना चाहते हो, फॉर्मूला याद है? लो लगाओ फिर, फॉर्मूला याद है तो लगाओ भाई, बताओ क्या याद है।
विथ रेस्पेक्ट टू लेंस प्लस का एम स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू लेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ यू की टर्म्स में, एफ अपॉन एफ प्लस यू रखने जा रहा हूं। इमेज की वेलोसिटी चाहता हूं माइनस लेंस का वेलोसिटी क्या है, माइनस वी, नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है ना, लगा दूं माइनस वी। मैग्निफिकेशन एफ अपॉन एफ, यू की जगह क्या रखूं, वो जो दिख रहा है माइनस ऑफ 3f माइनस वी टी, इसका स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0 माइनस वी, इससे इमेज का वेलोसिटी आ जाएगा। तो देखो यहां पर क्या आ गया, तो प्लस हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये उधर चला जाएगा, तो ये आ गया एफ स्क्वायर अपॉन एफ माइनस 3f कितना होता है 2f, फिर ये माइनस का 2f और ये प्लस का vt हो गया, 2f माइनस 2f प्लस vt, इसका स्क्वायर इंटू v माइनस v, ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया ना, क्या मिल रहा है ये, ठीक है। और बताइए, और कोई समस्या नहीं है, बढ़िया बात है, ठीक है। ये हो गया सारा डिस्कशन, ये रखो। अब की बार पेपर में सारे HLP के सवाल दे दो, सब बच्चे कर लेंगे, है ना। तो अभी इसमें आगे बढ़ते हैं, और कुछ दिया था कुछ, तो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कहीं तक पहुंचे थे हम, एक सवाल किया था हमने, एक मेथड और बताने वाला था मैं, दूसरा मेथड कोऑर्डिनेट मेथड। ये कुछ इस तरह का हमें दिया था, और ये डिस्टेंस हमको सारे आर दिए थे, और ये वाई था, ये छोटा क्यों था, और बाकी क्या क्या थे, ये कितना था 4 की, और माइनस ये माइनस 3 क्यों लिख दो, क्यू 2 क्यू है ना, क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू, ऐसे था मतलब। तो ये सवाल हम एक बार तो कर ही चुके हैं, हिसाब तो लग ही चुका है। अगर हम इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम लें तो ये बड़ा बेहतर तरीके से इसका जवाब लिखा जा सकता है। तो उसके लिए मैं देखो आपको बताता हूं कि क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा तो अच्छा रहेगा। कोई भी विचार हो सकता है, एक विचार अभी अभी मेरे मन में आया कि मैं ऐसा करूं कि इस तरफ तो एक्स एक्सिस ले लूं और इस तरफ वाई ले लूं, क्योंकि ये किस्मत से 90 डिग्री है ना, इसका प्रॉफिट उठाना चाहता हूं। इस तरफ एक्स ले लेता हूं, इस पर वाई ले लेता हूं, तो ऐसा करने से ना इन चार्जेस के कोऑर्डिनेट लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। इसके ये जेड हो गया,
ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये z, ये y लिखा हुआ। फिर ऐसा करते हैं कि फिर इसको y रहने देते हैं, एक्सिस, इसको दूसरी एक्सिस बनाते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया ना, ये x, ये y, तो फिर ये z हो गया, है ना, क्योंकि y लिखा हुआ था उधर, तो y वाली साइड में y, h लिखा था कि y लिखा था क्लास, y लिखा था, इसलिए y ले लिया। तो अब मैं देखो कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, r कॉमा सारे 0 0 है, और इसका माइनस r कॉमा 0 0 है, इसका क्या है भाई 0 0 r, और 0 0 माइनस r, और 0 y 0। ऐसे हमने फटाफट से सबके कोऑर्डिनेट लिख दिए, अच्छे वाले कोऑर्डिनेट आए हमारे, है ना। अब हम क्या चाहते हैं कि फोर्स लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला हम लगाना चाहेंगे, k q1 q2 अपॉन r21 क्यूब इंटू r21 वेक्टर, ये 2 1 वाला फोर्स चाहिए ना। ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमें तो फोर्स ही पता करना है, तो इसकी कुछ नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, और ये 5, तो पांचवा चार्ज, इसको चलो 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, वो 5 बोल देते हैं। तो 5 के ऊपर सबकी तरफ से फोर्स लिखने वाले हैं इस फॉर्मूले की मदद से। देखो कैसे लिख रहे हैं, नंबर वाइज लिखते जा रहे हैं। F51 वेक्टर लिख रहे हैं हम, F51, तो F51 लिखने जा रहे हैं, तो इसमें आएगा K Q इंटू -2Q। अगर वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो चार्ज को साइन के साथ हमेशा रखेंगे, तो K Q इंटू -2Q। फिर ये वाला वेक्टर पता करेंगे, यहां से यहां तक को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है ना, ये कितना वेक्टर है, दिस माइनस दिस करेंगे, तो माइनस आर आई के वाई जे के, बाकी कुछ नहीं आएगा। ये फॉर्मूला का के Q1 Q2 इंटू ये वाला वेक्टर। अब इस वेक्टर का लेंथ भी निकाल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, इसका क्यूब करना था, तो ये मैंने F51 लिख दी, ठीक है। देखो जरा F52, तो KQ दूसरा चार्ज ये रहा इंटू 4Q। अब ये वाला वेक्टर, तो इस वाले वेक्टर में क्या आएगा, वाई जे के प्लस आर के। अब इसका वापस वही स्टोरी है, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। F53 के क्यू, तीसरे वाले का नंबर क्यू। अब यहां से वहां का वेक्टर आर आई के प्लस वाई जे के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। F54 के क्यू -3Q। अब ये वाला वेक्टर चाहिए, वाई जे के माइनस आर के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैंने सबका फोर्स लिख दिया है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, ऐड करके बता दूंगा। अब ऐड करना कैसे करते हैं, देखो ऐड करके दिखाते हैं आप लोगों को, ऐसे करके ऐड कर देते हैं F नेट। इन सभी में मुझे एक चीज कॉमन मिल रही है, कॉमन ले लेता हूं, K छोटा Q बड़ा Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये सब में कॉमन आ गया। अब मैं सिर्फ आई के वाले पे ध्यान दूंगा, तो ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2R,
इसमें आई कैप है, यहां पर एक है 3R, बस और कोई नहीं। तो 3R आई कैप एक ही हो गया। अब जे कैप के बारे में सोचूंगा, ये रहा जे कैप, -2 मल्टीप्लाई हो गया, -2y +4y +y -3y, 0 आ गया, तो 0 जे कैप। अब के कैप के बारे में सोचूंगा तो इसमें के कैप है ही नहीं, इसमें है तो 4R, इसमें है ही नहीं, +3R, 4R +3R 7R। तो ये जो हमने आंसर लिखा है ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिए है ना। क्या ऐसे ही था हमारा आंसर, कल का जो आंसर था ना, y में 0 था, x में 2 कंपोनेंट आए थे ना, 3R 7R ऐसे कुछ था क्या, सेम टाइप का ही था। बताओ कौन सा मेथड बढ़िया है, पहले वाला की ये आसान है। ठीक है, तो फिर से मौका देते हैं, अभी पता लग जाएगा, जब हमको नया सवाल मिलेगा हम उसमें जो लगाएंगे उससे पता लग जाएगा कि आसान कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कभी हमें दोनों कुछ कहना चाहते हो, अगर हम -3q को +4 -7 लिख सकते हैं ना, कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो जो जो इस डायरेक्शन में जुड़ के खत्म होने वाले वो तो खत्म वैसे ही हो रहे हैं, वो तो ऐसे ही दिख रहा है कि इन चार्ज का सम 0 है, तो वाई डायरेक्शन का तो 0 हो गई। अब वो जो इस डायरेक्शन वाले अपन ने पिछली क्लास में डायग्राम बनाए थे वो ऐसे ही तो जोड़े थे, 4 और 3 को जोड़ के 7 ही तो किया था, अरे इसकी तरफ से 4 का कंपोनेंट किया था, इसकी तरफ से 3 का किया था, 7 वैसे हो गया। तुम इधर 7 करके उधर 4 करके वो भी 7 ही, एक ही बात हो तो, है ना। अब देखो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि हमारे को एक क्यूब दे रखा है, एक क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज दिए, चार्ज की वैल्यू मैं आपको देता हूं, क्यू क्यू -क्यू क्यू -क्यू क्यू क्यू क्यू, दो हमने -क्यू दे दिए, ठीक है, बाकी सारे क्यू है। तो मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना देता हूं ताकि एक्सेस सिस्टम में आंसर आ जाए, इधर x इधर y और इधर z, ऐसे 3 हो गया। ये जो आखिरी वाला चार्ज है ना, इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है, इस कॉर्नर वाले पर, इसको चार्ज नंबर 8 बोल देते हैं, 8th चार्ज। तो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 8th चार्ज, 8वें चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। इस क्यूब की सभी साइड L दे रखी, क्यूब है इसलिए बराबर तो होंगी,
आया कुछ आंसर? नहीं आया? हेलो हेलो। जल्दी भी निकालना है और सही भी निकालना है। आ गया आंसर? कोई एक आंसर आया कि नहीं? हेलो। 11 के क्यू स्क्वायर बाई 6 मैग्नीट्यूड। लाए फिर? कुछ आया कि नहीं आया? कुछ लोग तो हिम्मत हार जाते हैं। 8 चार्ज आ गया, अब मैं क्या करूं? चलो अब देखते हैं कैसे करेंगे, है ना? मेथड देखते हैं। एक ये तरीका भी होता है किसी भी वेक्टर के लिए कि अगर हम उसका मैग्नीट्यूड अलग से लिख लें और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर लें, है ना? ऐसा करके भी हम कर सकते हैं। मैं ऐसा करके जा रहा हूं, है ना? भी ऐसा करना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पर एक फोर्स डिफाइन करता हूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इसको एफ मान लेता हूं, ठीक है? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर को एफ मान लेता हूं। तो अब जो मुझे नेट फोर्स चाहिए वो मैं लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इस माइनस क्यू और इस क्यू के बीच में डिस्टेंस एल है,
तो इसका फोर्स इधर आएगा, तो ये आएगा माइनस एफ आई के। इसके हिसाब से फोर्स का मैग्नीट्यूड तो एफ हो गया, डायरेक्शन आई केप का उल्टा हो गया, इसलिए ऐसा लिख दिया। इस चार्ज का नंबर लग गया भाई। अब ये वाला भी एल डिस्टेंस के ऊपर ही है, तो इसका एफ जे केप हो गया, इसका नंबर भी लग गया, है ना। और एक और है ये नीचे एल डिस्टेंस पर, इसका एफ के केप हो गया, इसका नंबर भी लग गया, है ना। टोटल 7 चार्ज है, जो 8 पे फोर्स लगाएंगे, 3 का हिसाब लगा दिया मैंने, बाकी 4 का और लगा रहा हूं। अब ये देखो कि ये वाला जो चार्ज है ना, इस कॉर्नर वाला, इसका डिस्टेंस यहां से √2L है, तो यहाँ पे डिस्टेंस √2L आने से फोर्स F/2 हो जाएगा मैग्नीट्यूड के अंदर, और उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के लोग आएगी, ये वाला वेक्टर। ये तो हो गया JK प्लस KK/√2, तो मैं लिखने जा रहा हूं F/2 तो मैग्नीट्यूड हो गया, और JK प्लस KK/√2 इसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया। इसका F/2 मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी डायरेक्शन वही है जो जे केप और के केप के बीच में आती है, उसका यूनिट वेक्टर। तो इसका भी नंबर लगा दिया। अब ये इसका नंबर लगाने जा रहा हूं, इधर वाले का। ये माइनस क्यों है, तो इसके लिए माइनस का F/2 हो गया, माइनस F/2 माइनस साइन होने की वजह से, और इससे उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर हो जाएगा एक्स और जेड, एक्स और जेड। एक्स और जेड होता है आई केप और के केप √2। इसका भी नंबर लग गया भाई। अब ये ऊपर वाला रह गया, ये एक्स वाई प्लेन में आ गया, प्लस F/2 आई के प्लस जे के √2। ये मैंने लिख दिया है 6 चार्ज, 7वां रह गया एक। 7वां ये कॉर्नर वाला, इसका डिस्टेंस √3L है, तो √3L का स्क्वायर करूंगा तो F/3 हो जाएगा। तो तीसरा वाला 7वां वाला F/3 आई के प्लस जे के प्लस के के डिवाइडेड बाय √3। ऐसा करके मैंने हर एक के फोर्स को उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की सहायता से लिख दिया। अब मैं ये टोटल हिसाब लगा लेता हूं, आई के वालों को एक साथ कर लेता हूं। सब में मुझे एफ कॉमन आता दिख रहा है, एफ तो मैं सबका बाहर निकाल ही लेता हूं। अब आई के वालों का हिसाब देखो क्या होगा, इसमें -1 और इसमें -1/2√2 और इसमें +1/2√2 और इसमें +1/3√2, तो क्या आ जाएगा -1 + 1/3√3 आई केप। ठीक है ना, आई केप का हिसाब हो गया ये। अब जे केप का लिखने जा रहा हूं, यहां पर 1, यहां पे 1/2√2 और यहां पर भी 1/2√2, तो 1/√2 हो गया, 1 + 1/√2 + 1/3√3 जे केप। जे केप में ऐसा हो गया। अब के केप का नंबर लगाता हूं, इसमें तो 1 हो गया, 1/2√2, ये -2√2 कट गया, तो बस ये बचा 1 + 1/3√3 के केप। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड निकालो, वो तो आप लोग निकाल ही लोगे, आसान है कि नहीं? देखते गया लिखता गया, 7 थे इसलिए 7 बार लिखना पड़ा, है ना।
तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं हम। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें आने के बावजूद भी हमसे एग्जाम में नहीं हो पाते, है ना, जिसको हम जानते हैं कि हम कर देंगे पर टाइम ही नहीं, कैसे करूं, है ना। कुछ पूछना चाहिए, थोड़ा ये बड़ा हो गया ये यहाँ पर। एफ की जगह रखते हैं ना, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं। आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नेक्स्ट करते हैं। इस रॉड का लेंथ है L, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज है ना, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड दिया हुआ है, और इसके इस कॉर्नर से L डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज दे रखा है। तो आपसे ये पूछा है फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज ऑन रॉड। चार्ज ने रॉड पे क्या फोर्स लगाया? आगे आगे आंसर। देखो अब इसका सॉल्यूशन। ऐसा किसी का है क्या? क्या कहते हो? ऐसा काम नहीं करना है कि रॉड को उठा के एक पॉइंट चार्ज बना दिया, ऐसा कुछ बताया क्या? नहीं बताया ना। तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, तो पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उनके बीच जो फोर्स है ऐसे फोर्स को ऐड कर देंगे सारे एक ही डायरेक्शन में,
अपन को क्या करना है, टोटल फोर्स ऐड करके निकालना है, इंटीग्रल डीएफ। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास आ गया के क्यू, इसका चार्ज हो जाएगा क्यू बाय एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि सीधा यहीं से डिस्टेंस लिया है ना। अब x का लिमिट l से लेके l प्लस एल तक लगा देंगे, ऐसा कर लेंगे हम। तो k क्यू क्यू अपॉन एल बाहर आ गया, तो -1/x आ गया इंटीग्रेशन l से l प्लस एल। तो 1/l -1 अपॉन l प्लस एल। फाइनली फोर्स जो आ गया के क्यू क्यू अपॉन एल इंटू एल प्लस एल। ये है ना, के क्यू क्यू, ये वाला डिस्टेंस और वो वाला डिस्टेंस का प्रोडक्ट आ गया ना, ज्योमेट्रिक मीन आ गया ना। डिस्टेंस एक है एल और एक है एल प्लस एल, इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस एल, इसका स्क्वायर। तो के क्यू क्यू अपॉन एल इंटू एल प्लस एल, ठीक है। कुछ कहना चाहते हो? अगर डिस्टेंस यहां से x लेना चाहते हो तो फिर यहां पे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में l प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। इंटीग्रेट कैसे होगा? ऐसे होगा, l प्लस एक्स की पावर -2 dx, l प्लस एक्स की पावर -1 अपॉन -1। इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी बताता हूं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। जो उससे मल्टीप्लाई होता है वो ऐसा होता है कि ए एक्स प्लस बी को जेड मान लेते हैं, ये डी एक्स है ऊपर, मतलब ए एक्स प्लस बी, यहां पर भी डी एक्स है, मतलब ए एक्स प्लस बी को अपन ने जेड मान लिया, तो ए डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो डी एक्स आ गया डी जेड बाय ए, तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है डी जेड बाय ए इंटू जेड स्क्वायर। तो ये आ गया 1/a जेड की पावर -1, तो -1/z, तो -1 अपॉन ए इंटू जेड किसको माना था? ए एक्स प्लस बी। तो जो फार्मूला सिंपल के लिए होता है उसमें अगर ए एक्स प्लस बी कहा जाए तो भी फार्मूला लग जाता है, बस उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड कर दिया हमने, वहां तो 1 ही है ना तुम्हारे वाले में, इसका कोफिशिएंट ही 1 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। ठीक है, अगर भूल जाए तो एल प्लस एक्स को जेड मान के सॉल्व कर लो। हो गया ना ये क्वेश्चन? आगे बढ़ू मैं?
अब अपन ने कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन देख लिया, काफी सवाल हो गए, है ना, हर तरह के क्वेश्चन आ ही गए जो मैं चाहता था। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कूलम्स लॉ कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड का जो कॉन्सेप्ट देने वाले हैं फेराडे। फेराडे एक आदत रखते थे अपनी, वो हमेशा रोज की डायरी लिखा करते थे। फेराडे डेली, हर दिन एक डायरी लिखते थे। फेराडे ने उस जमाने में आगे के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए भी कहा था, और उन्होंने लगभग शायद 1840 के आसपास लंदन की जो माने कोई यूनिवर्सिटी होगी शायद, जिनको ये कहा था कि मैं आने वाले 100 साल के बारे में एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि 100 साल तक क्या हो जाएगा, उसके बारे में मैं कागज में लिखूंगा, इसको 100 साल बाद खोला जाए, तब तक इसको कोई ना खोले। तो उन्होंने 100 साल के लिए उस कागज को माने छुपा के रखा गया, एक तरह से लिफाफे में बंद रखा गया, लॉक लगा के। 1840 के बाद फिर 1940 में खुला हुआ शायद। तो जो फेराडे ने आगे भविष्य में क्या हो सकता है विज्ञान के अंदर, उस तरक्की के बारे में लिखा था। जो कुछ उन्होंने लिखा था वो 50 साल में हो गया था। जो वो सोच पा रहे थे ना उस समय पर, वो लोगों ने 50 साल में खोज दिया था। तो फेराडे एक तरह से एक लेखक टाइप के व्यक्ति रहे अपने टाइम में, और गरीब परिवार से थे, मतलब पढ़ाई पढ़ाई के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। सेकंड हैंड की किताब ऐसे पढ़ा करते थे। सेकंड हैंड की किताब जो रहती है, माने सेकंड हैंड माने एक बच्चा पढ़ के बेच देता है फिर दूसरा पढ़ता है, तो उसकी कॉस्ट कम आती। तो ऐसा करके हम ले सकते किताब। कोटा में सेकंड हैंड वाली बहुत सारी दुकानें हैं, है ना। तो ऐसी दुकान पर ये फेराडे की मुलाकात जो है, फेराडे की तो मुलाकात नहीं, जो दुकानदार थी उसकी मुलाकात एक वैज्ञानिक से थी और फेराडे से थी। फेराडे गरीब था, दुकानदार के पास में जो वैज्ञानिक था उसकी डिमांड थी कि मेरे को कोई मेरी लैब वगैरह का मैनेजमेंट करने के लिए कोई बच्चा, कोई वर्कर चाहिए जिसको कुछ कमाई। तो उसने ही गाइड किया था दुकानदार ने कि सर आपके लिए मैं एक लड़का बताता हूँ, वो गरीब है बेचारा, उसको आप कुछ पैसे से उसका खर्चा चल जाएगा, आप उसमें रख लो लैब में। तो फेराडे को इस हिसाब से लैब में रखा गया। उनका काम था एक्सपेरिमेंट करने से पहले साफ सफाई करना, इंस्ट्रूमेंट्स रखना, फिर वैज्ञानिक उन पर प्रैक्टिकल करेंगे, हटाने के बाद में फिर उसको रखना। तो उन वैज्ञानिक ने देखा कि बच्चा तो बहुत होशियार है, इसको कि सर मैं एक्सपेरिमेंट कर लो। तो किताब से एक्सपेरिमेंट तक पहुंच गए, और फिर मैं वैज्ञानिक का नाम तो भूल गया, फेराडे के नाम को ज्यादा ऊंचा हो गया, है ना। तो अपने टाइम में इतने ज्यादा फेमस हो गए, और उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है, आगे हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास के आगे ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी न्यूटन के सर पर जब एप्पल गिरा था तो न्यूटन को इस बात का जरूरत नहीं पड़ा था कि क्यों गिरा है, इसका तरीका ढूंढने की बजाय उन्होंने कहा कि इस पर mg लगता है और इसलिए एप्पल गिरता है ना। ऐसे करके कुलम ने जब दो चार्जेस के बीच का फोर्स लिखा तो उनको भी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब धरती दूर से एप्पल को खींच सकती तो चार्ज दूर से धक्का भी मार सकती, इसमें क्या दिक्कत। लोगों ने दूर से फोर्स को स्वीकार कर लिया गया कि धरती ने बिना छुए एप्पल को नीचे कैसे खींच लिया, ये ऐसे कैसे हो गया, ये किसी के मन में आया नहीं। ठीक है, खींच लिया, मान लिया, हो रहा है, ठीक है, सब समझ में आ रहा है। ऐसे कुलम ने कहा कि चार्ज ने चार्ज को धक्का दे दिया, तो धक्का देने में
कोई वजह नहीं ढूंढी गई कि कैसे धक्का दिया, ठीक है ना। अब फेराडे के मामले में क्या हुआ कि फेराडे को जब उन्होंने थ्योरी की खोज की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो उसको समझाने के लिए उनकी थ्योरी में ही उनको फील्ड की जरूरत थी। उनका सवाल ये था, एक मैग्नेट रहता है और एक मान लो बल्ब है ये, और ये कॉइल है। तो ये जो मैग्नेट को पास में ले जाते तो ये बल्ब जल जाता है बिना कोई बैटरी के ही। तार और बल्ब है बस, कोई बैटरी नहीं लगा है। मैग्नेट ऐसे पास ले जाते, दूर ले जाते, बल्ब जल जाता है। तो इसमें ये आश्चर्यजनक बात थी कि कोई कुछ तो उसमें है नहीं, फिर ये बल्ब जल कैसे रहा है, ये दूर से ही कैसे बल्ब जल जाता है। फेराडे को जब इस बात की जरूरत पड़ी तो उन्होंने एक विचार रखा कि इस मैग्नेट की वजह से कोई चीज है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट के चारों तरफ रहता है। और यहीं से उन्होंने एक फील्ड की विचारधारा को दुनिया को दिया कि ऐसा सोचे जरा। तो फिर लोगों ने सोचा कि फिर ऐसा है तो फिर अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड होगा, फिर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे करके लोगों ने फट से सब जगह लगा दिया। मतलब जो दूर से काम होने वाले के लिए फील्ड का कॉन्सेप्ट सोचा गया, वही कॉन्सेप्ट सभी के ऊपर अप्लाई हो गया। तो आज हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में हम यूं कहते हैं कि चार्ज जो होता है उससे पैदा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। यानी कि चार्ज पे फोर्स नहीं लगा रहा है। अब फेराडे के बाद ये ना कहा जाए कि धरती एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। धरती एक ग्रेविटेशन फील्ड पैदा करती है, ग्रेविटेशन फील्ड एप्पल पे फोर्स लगा रहा है। और ग्रेविटेशन फील्ड एक लोकल प्रॉपर्टी जो यहां पर मौजूद है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में मौजूद है पर तमिलनाडु में किसी के चाटा लगवा सकते। हाँ, बोले ये ज्यादा बोल रहे, इसके लगाओ 2-4 चाटे। बस एक मैसेज जाएगा, थाने से लोग निकलेंगे, पकड़ेंगे, मार देंगे 3-4 सर, 4 मार दिए आपने 2 बोला। तो ये जो एक्शन होगा यहां से वहां तक थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, व्हाट्सएप का जमाना है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, मैसेज किया, पहुंचा थाने वाला, फट से गाड़ी पहुंचा, पकड़ा आदमी को, थाने में बुलाया, लगा दिए, वीडियो रिकॉर्ड किया, सर ये तक हो गया पूरा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जैसे राजा एक शासन करता है तो ऐसे थोड़ी कि वो जाएंगे फ्लाइट में, उतरेंगे, फिर उसको पकड़ेंगे, ढूंढेंगे, मारेंगे, यहीं से हो जाएगा सब, है। तो जब एक राजा अपना शासन करता है तो उसका एक फील्ड डेवलप होता है। राजा खुद फोर्स नहीं लगाता है, उसका सिपाही लगाता है। तो ऐसे ही ये धरती एप्पल पे फोर्स नहीं लगाती, धरती फील्ड पैदा करती, फील्ड फोर्स लगाता है। ऐसे ही चार्ज किसी चार्ज पे फोर्स नहीं लगा रहा है, चार्ज एक फील्ड पैदा करता है और फील्ड किसी पर फोर्स लगाता है। ये लाइन हम लिख लेते हैं। चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड in the space surrounding the charge. Charge creates electric field in the space surrounding the charge, and this electric field is responsible for the electrostatic force. This electric field is responsible for the electrostatic force on other charge kept in this space. Electrostatic force on other charge. Electrostatic force on other charge kept in this space.
स्पेस में रखे दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये तरीका बदल गया है ना। हमने कहा कि जो चार्ज है वो चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है, चार्ज अपना फील्ड पैदा करता है और वो फील्ड उस पे फोर्स लगाता है। हर चार्ज का अपना अपना फील्ड होता है, खुद के फील्ड से खुद पे फोर्स नहीं लगता है। खुद के सैनिक राजा को नहीं मारते, है ना, वो दूसरे को लगाएंगे। अब अगर दो राजा आ जाएंगे, है ना, दो किंग आ गए, तो इसका सिपाही उसको चाटा मारेगा और उसका सिपाही उसको छाएगा। अगर दो चार्ज के बीच का फोर्स आएगा तो ऐसा कुछ होगा। तो जैसे मैं अपना Q1 Q2 वाला मामला था चार्ज, ये Q1 है और ये Q2 है। Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, मैं दिखा रहा हूं कि ऐसा कुछ है। ये Q1 ने अपने चारों तरफ एक राज्य स्थापित कर रखा है। कहां तक इसका राज्य फैला हुआ है? बोले कि सृष्टि के कॉर्नर तक, अनंत तक, है ना, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ। ये फील्ड पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो अब ऐसा हो रहा है कि एक है Q1, एक है Q2। अब अलग विचार ही अलग हो गया ना। कह रहा है कि Q1 का कोई फील्ड है जो मतलब ऐसे पूरी सब जगह फैला हुआ है, और Q2 का कोई फील्ड है जो ऐसे फैला हुआ है। फिर Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, यूं नहीं बोलेंगे। Q1 के फील्ड ने Q2 पे फोर्स लगाया और Q2 के फील्ड ने Q1 पे फोर्स लगाया। तो फोर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, F21, 2 पे फोर्स 1 की वजह से, Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1, और F12, Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2। ऐसा कुछ हो गया। यानी किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स हो गया, उसका फॉर्मूला ये बन गया, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर। किसी भी चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अब वो चार्ज इंटू दूसरों का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरे बहुत सारे हो सकते हैं, तो सबका मिला के टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो हमें निकालना होगा। तो बिना इस फील्ड के विचार के सब कुछ अच्छा चल रहा था। अभी तक अपन ने कुलम्स लॉ वाले कितने सवाल किए, सब तो हो रहा था। तो कुछ लोगों ने शुरू में आपत्ति उठाई कि भाई क्या जरूरी है, कैलकुलेशन से आंसर तो वही आना है, किसने लगाया उसने लगाया, आया तो उतना ही ना। तो वही मान लो क्या बीच में जबरदस्ती, बीच में इसने नहीं लगाया उसने लगाया, ऐसा करने की क्या जरूरत है? फिर इसका क्या भरोसा, ये मन गढ़ंत बातें, ऐसा फील्ड है ही नहीं, ऐसे मन मर्जी से मान रहे। कैसे पता लगेगा कि ये है? कैसे मालूम करें कि फील्ड नामक कोई चीज एग्जिस्ट करती है? इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो ये जो विज्ञान है ना, इसके अंदर मैंने बताया कि दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं विचारक, कल्पना करने वाले, इमेजिनेशन रखने वाले। जैसे फैराडे ने कहा कि माना कि फील्ड होता है, कुछ होता है या नहीं होता, उस समय ना देखने का तरीका नहीं था, बस कोई मान लो, है ना, एक कॉन्सेप्ट है फील्ड, जो एक इमेजिनेशन से उसको स्थापित करते हैं, फॉर्मूला भी बना के देते हैं कि चलो इससे कैलकुलेट कर लो, है ना। फिर इसके बाद में उसको वेरीफाई करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, कि उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये फील्ड जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, इस बात का वेरिफिकेशन करने के लिए फिर और दूसरे लोग चाहिए कि क्या एक्सपेरिमेंट करें कि इसका पता लग जाए कि पक्का होता है। और फिर कुछ लोग उसका मैथमेटिक्स और सॉल्व करने वाले लोग, एक तो मैथमेटिशियन, एक एक्सपेरिमेंट करने वाला, एक इमेजिन करने वाला। जो नई कल्पना करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो मैथमेटिक्स को डेवलप करते हैं। जैसे मान लो न्यूटन को जरूरत पड़ी तो उन्होंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का खोज किया ताकि उनके सवाल सॉल्व हो।
नहीं तो आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे थे। तो जो सवाल जो विचार के हिसाब से वो बोलना चाहते हैं उसको उसकी मैथ्स भी डेवलप करनी पड़ती ताकि सॉल्व हो जाए। तो अभी इसमें जो इमेजिनेशन वाला पॉइंट जिसका मजबूत होता है उसको सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं। ऐसा आइंस्टीन ने बोला था, इमेजिनेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन नॉलेज। याददाश्त, जानकारी, इनसे वो बड़ा है जो कल्पना कर सकता है, क्योंकि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जो इमेजिन कर सकता है वो ज्यादा तेज वाला है, तेज दिमाग वाला है ना। अभी देखो इसके अंदर आइंस्टीन के विचार से इसका एक्सपेरिमेंट भी है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा होता ही। तो इसको पता करने के लिए एक विचार है, देखो क्या है। ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को अगर अपन डिस्टर्ब करेंगे यहां से यहां तक, इस Q2 को डिस्टर्ब किया जाए इधर, तो डिस्टर्ब करने से क्या होगा कि Q1 का तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एस्टेब्लिश है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो पहले से है उससे इसका फोर्स वही रह जाएगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इनटू Q2 से मल्टीप्लाई करके Q2 का फोर्स तो आ जाएगा, परंतु Q2 की जगह चेंज होने से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाला है। चेंज होने में टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगता है, यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस है उसको लाइट की स्पीड से डिवाइड करेंगे। आइंस्टीन ने कहा था कि कुछ भी चेंज लाइट की स्पीड से पहले नहीं हो सकता है, कुछ भी फिजिकल चेंज। तो उनके स्टेटमेंट की वजह से फिर लोगों ने सोचा कि अच्छा ऐसा है, तो अगर एक चार्ज को शिफ्ट करेंगे तो उसकी वजह से जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको बदलने में कितना टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम लग जाएगा। तो इतनी देर तक एक पर तो फोर्स कुछ और आएगा और दूसरे पे फोर्स कुछ और आएगा। तो ये प्रैक्टिकली वेरीफाई हो गया कि हाँ ऐसा हो रहा है, न्यूटन का तीसरा नियम फेल हो रहा है। जो कह रहे थे कि इक्वल अपोजिट होता है, ये जो भरोसा टिका हुआ था अब तक वो सब गड़बड़ हो गया। फिर लोगों ने कहा कि फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, इसी को मान लेते, इससे सही हो रहा है, क्योंकि ये वेरीफाई हो गया। तो आज के दिन फील्ड के अंदर हमने बहुत सारी बातें मान ली गई। क्या क्या मान लिया है? फील्ड जो है मोमेंटम, फील्ड हैव एनर्जी, फील्ड हैव एंगुलर मोमेंटम। यानी फील्ड के पास वो सब कुछ आ गया जो एक पार्टिकल के पास था। फील्ड के पास मोमेंटम भी है, फील्ड के पास एनर्जी भी है, और फील्ड के पास एंगुलर मोमेंटम भी है। आगे चल के जब लोगों ने और अच्छा हिसाब किताब लगाना सीखा, जहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पा रहा था, तो पता चला कि एंगुलर मोमेंटम फील्ड के पास पड़ा है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम में फील्ड का भी हिसाब लेना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन जहां गड़बड़ कर रहा था, फील्ड का भी आने लग गया। तो ये हमारी जो 11वीं 12वीं की पढ़ाई है वो तो सिर्फ पार्टिकल की स्टडी है, पार्टिकल और उसके हिसाब किताब। आगे इंजीनियरिंग में फील्ड और उसका हिसाब किताब ये सिखाया जाता है, सीखा जाता है। हम तो बस इतनी जानकारी देके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, फील्ड के पास मोमेंटम भी होता है, फील्ड के पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है, फील्ड के पास वो सारी प्रॉपर्टीज आ गई जो एक पार्टिकल के पास हुआ करती थी, बस मास ही नहीं होता है ना। मास के बगैर मोमेंटम है, मास के बगैर ही एंगुलर मोमेंटम है, एनर्जी है, ऐसा सब कुछ होता है। एनर्जी वगैरह का तो कैलकुलेशन हम करेंगे भी आगे, फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो अब अपन फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि फील्ड किसी जगह पर क्या होता है। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम। ये कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है और उनकी वजह से स्पेस के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये जानना चाहते हैं। तो रूल ये बताया गया है कि यहां पर आप एक चार्ज लेके आइए और उसका हिसाब देखिए। मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज लेके आए Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिफाइन किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज वेयर Q टेंड्स टू 0।
ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई। इसको शब्दों में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज electric field at a point due to a system of charge is equal to electrostatic force acting per unit charge at that point. इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर। इसका यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम। देखो पार्टिकल तो कभी वेक्टर नहीं था, फील्ड वेक्टर है। पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टर था, है ना। अब फील्ड के कई मतलब बन रहे। फील्ड माने तो मैदान होता है, खेत होता है ना। अंग्रेजों ने उसको भी यूज कर लिया फिजिक्स के अंदर। चार्ज का फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आगे मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर हमने कहा कि उसका जो मैथमेटिकल मेजरमेंट है वो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। वहां जो मेजर किया जाए कि उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो इसलिए उसे एक वेक्टर असाइन कर दिया गया और इसका यूनिट यहां से आ ही रहा है। ये Q टेंड्स टू 0 क्यों रखा गया? Q टेंड्स टू 0 इसलिए रखा गया क्योंकि इस Q की वजह से ये चार्ज डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। कोई बड़ा चार्ज आता तो ये चार्ज डर के मारे इधर छुप जाता है पीछे, है ना। इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, तो हिसाब किताब चेंज हो जाएगा। तो जो भी टेस्ट करने के लिए आता है उससे सोर्स चार्ज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, इसलिए टेस्ट चार्ज छोटा होना चाहिए, नापने वाला चार्ज। तो जो भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है और इस चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। ये चार्ज कुछ भी रखो, अगर मान लो कि इसके ऊपर फोर्स इस तरफ आ रहा है तो उस फोर्स को Q से डिवाइड कर देंगे तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसमें इसको अप्लाई कर लेते हैं, पहले आगे बढ़ते। ये होगी बात। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। शुरुआत इसी से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम। मान लीजिए कि पॉइंट चार्ज Q है ये, इसकी वजह से यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर हम यहां पर एक Q चार्ज रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो लगा देते हैं, फोर्स अपॉन Q। अगर हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वहां चार्ज रख करके उस पर फोर्स निकाल लेते हैं। तो K Q अपॉन R Q इनटू वेक्टर R, ये फोर्स आ गया, डिवाइडेड बाय Q, ऐसा आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया KQ अपॉन RQ इनटू वेक्टर R।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बन गया छोटे क्यू से तो इंडिपेंडेंट ही हो गया। के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर के। ऐसा आ रहा है आंसर, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर के। अगर इसको मैग्नीट्यूड वाइज ग्राफ में दिखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे हमें पता लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट है, बिल्कुल पास में जाओगे तो इसका मतलब पास में कभी जा ही नहीं पाएंगे। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को टच नहीं कर सकता। पास में आने से पहले इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन प्रोटॉन के कोलिजन का किया था काफी वर्ष पहले। कब था? शायद 13, 14, 15 ऐसा कुछ होगा शायद। काफी साल हो गए, 7-8 साल हो गए, जिसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन कोलिजन का एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें कह रहे थे गॉड पार्टिकल मिला, ऐसा वैसा आ रहा है, ऐसा कुछ बोले थे। वो एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सपेरिमेंट है कि दो प्रोटॉन की टक्कर करवाएंगे तो उनको तेज स्पीड से भेजेंगे तो कितना पास आएंगे ना, तो पास आने से कोई फोर्स पता नहीं क्या होने वाला है, ये जानना चाहते थे। बहुत पास लेके जाएंगे तो क्या होता है, यही जानने की इच्छा थी। इसके लिए दो प्रोटॉन को भगाया गया एक लंबी टनल बना के किलोमीटर्स के अंदर। एक प्रोटॉन इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, बिल्कुल सीध में आना चाहिए। फिर उसके ऊपर कैमरा लगा के देख रहे कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहां से निकल गया, यहां से निकल गया, उधर से भी आ रहा है। ऐसे हर जगह का फोटोग्राफ, इतने सारे इमेजेस बनाई गई। एक्सपेरिमेंट करने के बाद पत्रकार लोग बाहर पहुंचे कि क्या हुआ, बताओ भी कुछ हो गया एक्सपेरिमेंट, सुना हमने। बोले अभी टाइम लगेगा, सॉल्व करने दो। एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका मेजरमेंट होगा, कितना टाइम लगेगा? 2-3 साल तो लगेंगे, 5-6 भी लग सकते। ठीक है, पत्रकार घर चला गया, तब तक मैं दूसरे चैनल में चला जाऊंगा। तो कहने का मतलब था कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत वर्ष बाद इसके जवाब दिया कि कुछ खास मिला नहीं, फिर करेंगे कुछ साल बाद। अब दोबारा होने वाला है, इतने साल बीत गए, अब वापस से तैयारी चल रही है कि फिर किसी दिन फिर से वो टक्कर करवाएंगे। तो ये किस वजह से हो रहा है? इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ इतना ऊंचे जा रहा है ना, इसलिए हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया। मैं आपको इसके बारे में और बात बताता हूं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं। अच्छा, इस चार्ज के साइन से डिपेंड नहीं करेगा, ये वाला जो फैक्टर है आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो आर के वेक्टर है उसको ये सारे नंबर पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर ही हो जाएगा। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो उसका फील्ड इधर ही होगा, चाहे ये चार्ज कैसा भी क्यों ना हो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ये क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है ना पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो फोर्स इधर लग जाएगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर और नेगेटिव चार्ज के लिए इधर, पर फोर्स है इस तरफ और डिवाइड होगा माइनस क्यू से तो वापस उधर हो जाएगा। तो फील्ड की डायरेक्शन इस क्यू से इंडिपेंडेंट है। जो भी टेस्ट चार्ज रखेंगे वो हो ना हो, ये फील्ड तो हो गई, उसके होने से फील्ड नहीं चेंज होने वाला है। फील्ड तो इसका है तो इसका फील्ड तो इसी पे डिपेंड करेगा। इस क्यू से तो सिर्फ उसको मेजर कर रहे हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे रहती है। मतलब हम ये कह सकते हैं
कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ होता है, ऐसे, अवे फ्रॉम द चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड उसकी तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज का फील्ड उसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड उससे दूर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है यहां पर, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है। अच्छा, फोर्स किसी पे कितना लगता है वो होता है Q इंटू ई। फील्ड दे रखा हो तो ऐसा होगा, फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए उसका उल्टा होगा। अगर मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैंने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा तो इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा लगेगा। ऐसा यहां भी होगा, अगर मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और यहां नेगेटिव चार्ज रखा तो इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा लगता है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होता है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होता है। तो ऐसा हमने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जान लिया। अब इस पर हम सवाल करना चाहते हैं। अब ये चैप्टर में क्या अपन को हर एक, ये जो फोर्स का फॉर्मूला दिख रहा है ना, उस फॉर्मूले का ही उपयोग करना है। अब हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख जाएंगे हम। अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबके फॉर्म में रट लो, Q इंटू ई लगा के फोर्स लगा लो। ठीक है, करें क्वेश्चन। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है -Q, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, L,0, 0,L। ये जो दो चार्ज दिखा रखे हैं, इनकी वजह से कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास एक जानकारी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगता है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट will be vector sum of electric field due to each charges independently। अगर एक से ज्यादा चार्ज हो
तो ये रूल लगता है E1 प्लस E2 प्लस E3 तो resultant electric field at a point due to system of many charges will be vector sum of electric field due to each charge independently. ठीक है ना, ये तो सीधे सवाल है, कर लो। और ये आंसर लिखते हैं फिर हम सॉल्यूशन इसका। क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज दे रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि वेक्टर सम आएगा इन दोनों से। तो पहले हम E1 लिखते हैं, E1 इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं के क्यू, अब ये वाला वेक्टर आर तो ये हो जाएगा एल जे के अपॉन एल क्यू के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर, ये ना फॉर्मूला, वही लगाया मैंने। अब E2 वेक्टर ये है के माइनस क्यू, अब ये वाला वेक्टर चाहिए तो माइनस एल आई के प्लस एल जे के और ये हो गया √2l का क्यूब, √2l का क्यूब हो गया। अब टोटल E चाहिए हमें, वो इन दोनों का सम है। तो यहां से ये L तो कॉमन आगे कट रहा है तो के क्यू बाय एल स्क्वायर कॉमन आ गया सब में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो के क्यू बाय एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एल बाहर ले लिया। अब आई केप में देखो क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाला आई केप में आ गया, यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस हो गया तो 1/2√2 आई केप और जे के वाले में माइनस के दोनों आ जाएंगे तो 1 प्लस 1/2√2 ये माइनस आएगा एक, ये वाला माइनस नहीं होगा, ये वाला माइनस होगा। जेके में ये तो 1 ही है और ये माइनस हुआ, जेके है ना, ये वाला माइनस एल आई के एल जे के बराबर ये वाला वेक्टर है कि नहीं, ऐसे तो लिखते हैं इसको,
घटा के लिखते हैं इसमें से इसको, 0 माइनस एल आई के, ऐसे लिखा हुआ आप लोगों ने, आ रहा नहीं? एक और सवाल करते हैं, छोड़ते हैं क्लास। यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे 2q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स जो लेंगे उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो भी वैल्यूज है उसको ग्राफिकली प्लॉट कीजिए। अगर वो राइट साइड में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव मान लीजिएगा, अगर वो लेफ्ट साइड में आ रहा है तो उसको नेगेटिव मान लीजिएगा, और इसको इस ग्राफ में दिखा दीजिएगा। एक तो क्यू है और एक तो 2q है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, जो रिजल्टेंट आएगा ना उसी का ही। पॉइंट आपको एक्स एक्सिस के ऊपर ही लेना है, और ये चार्ज भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही रखे हुए हैं। वाई एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया मैंने, डिस्टेंस चाहिए, लो भाई डिस्टेंस ले लो, एल, ठीक है, आप कर लो। क्वेश्चन ये है कि एक है क्यू और एक है 2q, क्यू रखा है ओरिजिन पे और 2q रखा है एक्स एक्सिस के ऊपर एल डिस्टेंस पर। इन दोनों की वजह से एक्स एक्सिस के जो अलग अलग पॉइंट्स है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका ग्राफ बनाना है। अगर वो राइट साइड में आए तो उसे प्लस ले लेना, अगर वो लेफ्ट साइड में आए तो उसे माइनस ले लेना। तो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से जो आएगा वो है, आ गया ना? हम क्या करते हैं कि
अब देखो हम इसको 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, इस क्यू के इधर वाला, इन दोनों के बीच, और एक इसके इधर वाला पॉइंट। अब कोई भी पॉइंट यहां पर है और उसका कोऑर्डिनेट है x,0, तो अगर मैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं तो वो तो E1 प्लस E2 होगा। अब अपन को तो क्या एक दोनों का एक ही डायरेक्शन में आना है, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एक का हो गया, और के टू क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर, इसका हो गया ना, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा करके मैंने इधर वाले किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। अब आप बताओ कि एक्स इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू l के पास पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस का इनफाइनाइट आएगा ना, थोड़ा इससे बड़ा ही लेंगे ना l से, तो x कोऑर्डिनेट l से थोड़ा सा बड़ा होगा राइट साइड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसी आ रही है उसको ग्राफिकली दिखाया जाए तो उसकी वैल्यू ऐसी जा रही है ना। तो इधर वाले इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा जान लिया हमने, है ना। अब बीच वाले हिस्से में और लिखने जा रहे हैं, तो बीच वाले हिस्से में ये लिखूंगा तो क्या होगा, तो यहां पर कोई कोऑर्डिनेट है x,0, तो इसकी वजह से क्या होगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ही होगा इसका। अब इसका उल्टा आएगा, माइनस के टू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा होगा ना। अगर मैं x की वैल्यू 0 के आसपास ले जाऊंगा यहां पर, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये तो माइनस हो, इनफाइनाइट में से थोड़ा सा घटाएंगे तो क्या घटेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा, है ना। तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई भाई, बहुत ऊंची वैल्यू आई। एक ऐसा पॉइंट लग रहा है जहां पर ये दोनों मिला के 0 हो जाएंगे, हर इन दोनों का सम 0 भी आ जाएगा। ढूंढ सकते हैं इसको 0 करके कहां आएगा, तो यहां से आ जाएगा कि एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू √2, तो x की वैल्यू आ जाएगी l इंटू 1 प्लस √2, है ना। इसको √2 प्लस माइनस 1 से ऊपर गुणा कर लेंगे, √2 माइनस 1 √2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया, l इंटू √2 माइनस 1 आ गया, तो 0.414L, 0.414L वो जगह मिली जहां पर E0 आया, मतलब बीच वाले पॉइंट से थोड़ा इधर इस तरफ, जहां पर E0 होगा, बहुत बड़ा होगा, 0 होगा, और फिर इधर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसके पास वाले पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इनफाइनाइट होगा, इसका इधर इनफाइनाइट होगा, इसका इधर इनफाइनाइट होगा, इसका इधर इनफाइनाइट होगा, और इधर वाले पॉइंट पर हम ढूंढेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा होगा, तो दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर करके हर जगह हम बता सकते हैं। यहां पर बीच में एक जगह 0 आ रहा है, और इसके पास जाएंगे तो नेगेटिव भी आएगा क्योंकि इसका फील्ड ज्यादा होगा, इसलिए माइनस में बड़ा आ गया। इसके पास जाएंगे तो पॉजिटिव में बड़ा होगा, इसलिए पॉजिटिव में बड़ा है। इसके इधर वाली साइड में पॉजिटिव में बड़ा होगा, इसके इधर वाले में नेगेटिव में बड़ा होगा, इसलिए नीचे है। और बहुत दूर जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा करके
पॉइंट चार्ज का ग्राफ हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आपके पास होमवर्क करने के लिए सेक्शन ए है, सेक्शन ए ही है बस। अच्छा बड़ा है, तीनों पार्ट में है, कर लेंगे इतना, ठीक।